डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जल के द्वारा हुए कटाव से हुई हानि की गणना। ठीक, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप नोट्स को अपने सामने रख लें और इस टॉपिक को उसमें खोल लें, तब इस वीडियो को देखना एवं सुनना शुरू करें। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन ऑफ वाटर इरोजन लॉसेस। ठीक, मतलब जल के द्वारा हुए कटाव से हुई हानि की गणना कैसे की जाती है। ठीक, तो इसमें दो फैक्टर आते हैं, एक है इरोजिविटी और दूसरा है इरोडेबिलिटी। ठीक, पहला है इरोजिविटी और दूसरा है इरोडेबिलिटी। ठीक, तो इरोजिविटी क्या है? ठीक, इरोजिविटी क्या है? इरोजिविटी को रेनफॉल भी कहा जाता है। ठीक, इसमें दो फैक्टर्स काम में आते हैं, दो फंक्शंस के तहत इस एस्टिमेशन की गणना की जाती है। पहला है इरोजिविटी और दूसरा है इरोडेबिलिटी। इरोजिविटी क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इरोजिविटी को। ठीक, इरोजिविटी है क्या? ठीक, इरोजिविटी को इरोजिविटी को रेनफॉल से डिनोट किया जाता है। यह पूरी तरीके से जो है रेनफॉल से प्रभावित होती है। ठीक, अब इरोजिविटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि मिट्टी की क्षीणता, इरोजिविटी को कहते हैं मिट्टी की क्षीणता। मिट्टी की क्षीणता वह है जो वर्षा की शक्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वर्षा की शक्ति पर निर्भर करती है। या हम इसको दूसरी तरीके कह सकते हैं कि इरोजिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ एजेंट काजिंग इरोजन। ठीक, क्या कह सकते हैं? इरोजिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ एजेंट काजिंग इरोजन। मतलब क्या हुआ कि इरोजिविटी वह होती है जो मृदा अपरदन के एजेंट्स होते हैं, उनके कारण। मतलब कहने क्या हुआ कि जो मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उनसे उनको प्रभावित करती है इरोजिविटी। ठीक, तो इरोजिविटी क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल अवेलेबिलिटी ऑफ रेन टू कॉजेज erosion and for a given soil condition. One storm can be compared quantitatively with another and numerical scale of volume can be developed. ठीक, अब इरोजिविटी है क्या? ठीक, इसको हम हिंदी में अगर जानना चाहें तो इरोजिविटी मिट्टी की क्षीणता को कहा जाता है। ठीक, इरोजिविटी का मतलब क्या है? मिट्टी की क्षीणता। मिट्टी की क्षीणता वह है जो वर्षा की शक्ति पर निर्भर करती है। मतलब इरोजिविटी का एस्टिमेशन करने के लिए हमें रेनफॉल का एस्टिमेशन करना होगा। मतलब कहने क्या है कि अगर हम इरोजिविटी मिट्टी की क्षीणता की गणना करना चाहते हैं तो उसके अंतर्गत हमें वर्षा की तीव्रता की गणना करनी होगी, तभी हम जो है इरोजिविटी की गणना कर सकते हैं। अब जितनी तेजी के साथ बारिश का पानी धरातल पर गिरेगा, उतनी ही तेजी के साथ जो है मिट्टी के कण विलगित होंगे, डिटैच होंगे। ठीक, ये हम पहले भी जान चुके हैं। तो जितना वेग बरसात में होगा, बरसात की बूंदों में होगा, वर्षा की बूंदों में जितना वेग होगा, उतनी ही तेजी के साथ मिट्टी के कण अलग होंगे। और उसके साथ साथ अगर उसमें उस बारिश के दौरान हवा चल रही है या चक्रवात आ रहा है तो उसके कारण भी मिट्टी के कण बहुत तेजी के साथ अलग होते हैं, और उसी को मेजर करना ही इरोजिविटी कहलाता है। कि सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो इरोजिविटी यह बताती है कि बारिश की बूंदों में कितना वेग है, या बरसात के रेनफॉल इंटेंसिटी अगर हम कह सकते हैं, सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी। मतलब वर्षा की तीव्रता जितनी तेजी के साथ होगी, उतनी ही तेजी के साथ मिट्टी के कण अलग होंगे
और उसी को जब हम मेजर करते हैं तो उसे कहा जाता है इरोजिविटी। ठीक, तो इसे इसीलिए कहा गया कि इरोजिविटी ऑफ रेनफॉल। आपके नोट्स में भी लिखा है इरोजिविटी ऑफ रेनफॉल, मतलब रेनफॉल की इंटेंसिटी को मेजर करके हम इरोजिविटी को बता सकते हैं। ठीक, तो उसे ही इरोजिविटी कहा जाता है। मृदा की क्षीणता कहा जाता है, मिट्टी की क्षीणता कहा जाता है, जो निर्भर करती है वर्षा की शक्ति पर, कि कितनी शक्ति के साथ बरसात हो रही है, उतनी ही शक्ति के साथ मिट्टी के कण विलगित होंगे और उतनी ही तेजी के साथ वो ट्रांसफोरेट होंगे और उतनी ही तेजी के साथ वो डिपॉजिट होंगे। ठीक, तो ये हुआ इरोजिविटी। ठीक, अब दूसरा आता है इरोडेबिलिटी। इरोडेबिलिटी का मतलब होता अपारदनीयता। ठीक, अपारदनीयता होता है। ठीक, जिसमें के अंतर्गत हम इसे यूएलएसई के अंतर्गत इरोडेबिलिटी को मेजर करते हैं। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन जो दिया गया है उसी के तहत इरोडेबिलिटी को मेजर किया जाता है। जैसा आपके नोट्स में लिखा है इरोडेबिलिटी मीन्स होता है अपारदनीयता। ठीक, ये क्या है कि इसे क्षरण की संवेदनशीलता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, और इसको जो है भौतिक, जो मिट्टी के भौतिक गुण होते हैं उसके लक्षणों के तहत इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक, इसे क्षरण की संवेदनशीलता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह मुख्यतः मिट्टी के भौतिक रासायनिक अभिलक्षणों पर निर्भर करता है। किस पर? भौतिक और रासायनिक अभिलक्षणों पर निर्भर करता है। ठीक, किस पर निर्भर करता है? भौतिक और रासायनिक अभिलक्षणों पर निर्भर करता है। और भौतिक और रासायनिक, जैसा आप जानते भी, मैंने पढ़ाया भी आपको कि मिट्टी के भौतिक और रासायनिक ठीक अभिलक्षणों का प्रतिस्थापन हम लेबोरेटरी में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं। मतलब अगर हमें किसी मिट्टी की भौतिक और रासायनिक क्वांटिटी को जानना है या उसके किसी भी पैरामीटर को जानना है या किसी भी भौतिक या रासायनिक जानना है हमें, तो उसका निर्धारण हम कहाँ करेंगे? प्रयोगशाला में करेंगे। और दूसरे यह इस इरोडेबिलिटी जो है वह इस बात पर निर्भर करती है कि इसका इलाज किस प्रकार किया जाए। ठीक, किसका? इरोजन का इलाज किस प्रकार किया जा सके। तो इरोडेबिलिटी हम इस लाइन से इसे हम कह सकते हैं कि इरोडेबिलिटी द फैक्टर्स इन विच रिड्यूस्ड ऑफ सॉइल इरोजन। मतलब इरोडेबिलिटी क्या है? इरोडेबिलिटी वह कारक होता है कि जो मृदा अपरदन को कम करने में जिनका प्रयोग किया जाता है उसको अगर हम उसका एस्टिमेशन कर लेते हैं तो इरोडेबिलिटी निकल करके सामने आ जाती है। ठीक, इरोडेबिलिटी द फैक्टर्स इन विच रिड्यूस्ड ऑफ सॉइल इरोजन, मतलब मृदा सॉइल इरोजन की कमी लाने में जो फैक्टर्स कार्य करते हैं उनका एस्टिमेशन करना ही इरोडेबिलिटी कहलाता है। ठीक, जैसे इरोजिविटी आपके नोट्स में आप देखिए, इरोजिबिलिटी नीचे लिखा है रेनफॉल। ठीक, इरोडेबिलिटी सॉइल। ठीक, फिर मैनेजमेंट, इरोडेबिलिटी में क्या लगेगा? मैनेजमेंट, लैंड क्रॉप। ठीक, दोनों लैंड और क्रॉप के कारण जब हम इसका मैनेजमेंट कर लेते हैं कि इरोजन कम से कम हो और इसका एस्टिमेशन जब करते हैं तो उसे कहा जाता है इरोडेबिलिटी। ठीक, हिस्मियर एंड द मिनियर 1969 में इरोडेबिलिटी शब्द की खोज की थी और उन्होंने इसका इरोडेबिलिटी शब्द के द्वारा ही इरोजन के लॉस को जो है बताया था। मृदा क्षरण की हानि को इस इरोडेबिलिटी का प्रयोग करते हुए उन्होंने यही बताया कि अगर हम जो उसमें प्रयुक्त होने वाले फैक्टर्स हैं उनका जब हम एस्टिमेशन कर लें तब जो है हम बता सकते हैं कि कितनी मात्रा में मिट्टी की हानि हुई है। तो ये हुआ इरोजिबिलिटी और इरोडेबिलिटी। इरोजिबिलिटी में हम रेनफॉल इंटेंसिटी का एस्टिमेशन करते हैं और इरोडेबिलिटी में हम किसका? जिसके द्वारा
इरोजन की मात्रा में कमी लाने का प्रयास करते हैं, उन फैक्टरों का एस्टिमेशन इरोडेबिलिटी के अंतर्गत करते हैं। ठीक। तो जाहिर सी बात है कि हम इरोडेबिलिटी में उन सारी फैक्टरों का प्रयोग कर लेते हैं जिसके कारण मृदा अपरदनता को कम किया जा सकता है। ठीक। तो ये हुआ इरोडेबिलिटी और इरोडेबिलिटी। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक। थैंक यू क्लास।